इन दिनों सभी अपनी जिंदगी को सोशल मीडिया के जरिए लोगों को दिखाना चाहते हैं। जुनून इस तरह बढ़ गया है कि वीडियो को ट्रेंडिंग में लाने के लिए वीडियो क्रिएटर कोई भी हद पार कर देते हैं। आज की कहानी भी एक ऐसे ही ब्लॉगर की है, आर्यन पटेल। आर्यन को स्कूल के वक्त से ही वीडियो बनाना बहुत अच्छा लगता था। जब कभी भी उसे बाहर घूमने का मौका मिलता, वो सब कुछ रिकॉर्ड कर लेता था और कई बार लोगों से सवाल जवाब करते हुए मजाक भी करता था। उसके इसी मजाकिया अंदाज को लोग पसंद भी करते थे और अब वो इस तरह के वीडियो बनाता था जिसमें वो अनजान लोगों से मजाक करता था। लेकिन हर मजाक की हद होती है, जो आर्यन अब पार कर गया था। बात उस दिन की है जब इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का फाइनल मैच होने वाला था। आर्यन सड़क पर चलते अनजान लोगों से इस मैच के बारे में बातचीत और मजाक कर रहा था। तभी उसकी नजर एक आदमी पर जाती है। उस आदमी ने किसी ऑफिस के कपड़े पहने हुए थे। उसके हाथ में एक फाइल थी जिसमें कई सारे कागज दिख रहे थे। तेज भागने के कारण उसके माथे पर से पसीना गिर रहा था। कोई भी देख के आसानी से अंदाजा लगा सकता था कि वो आदमी बहुत जल्दी में किसी जरूरी काम से जा रहा था। लेकिन आर्यन उसे रोक लेता है। आर्यन उससे कहता है, सर, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का फाइनल मैच है। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? यार, मेरे पास आपसे बात करने का समय नहीं है, सॉरी। उस व्यस्त आदमी ने आर्यन की तरफ देखा तक नहीं और आगे बढ़ने लगा। लेकिन आर्यन ने उसके गले में लटके बैच को देख लिया और उसका नाम पढ़ लिया और अपना कैमरा ऑन करके कहता है, रोहित, आपको जवाब देना ही होगा। मेरी जनता जानना चाहती है, क्या आपके पास मैच देखने का भी वक्त नहीं है? मैं नहीं देखता मैच और तुम कैमरा बंद करो, मुझे परेशानी होती है भाई, प्लीज इसे बंद करो। दोनों के बीच लड़ाई बढ़ जाती है। उन्हें देखकर भीड़ जमा हो जाती है। रोहित के बार बार कहने पर भी आर्यन ने कैमरा बंद ही नहीं किया। ये कैमरा बंद कर दो, मुझे ऑफिस जाना है। आर्यन कैमरा लेकर ठीक रोहित के पास आ जाता है और रोहित घबराहट में हाथ में रखी फाइल गिरा देता है। रोहित सबके बीच उन कागजों को उठाता है और आर्यन अपने कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड करने में लगे रहता है। दोस्तों, लगता है रोहित जी नाराज है। चलिए हम किसी और से बात करते हैं। रोहित आर्यन को उसी हालत में छोड़कर किसी और को रिकॉर्ड करने में लग जाता है। उसकी आज की रिकॉर्डिंग हो जाती है और वो घर लौट जाता है। उसी रात की बात है। आर्यन हर बार की तरह आधी रात को डेटा एडिट करने बैठा था। जैसे ही वो वीडियो ऑन करता है, स्क्रीन उसकी पूरी वाइट हो जाती है। वो समझ नहीं पाता। वो एक दो बार फिर से कोशिश करता है, लेकिन हर बार वीडियो प्ले होने पर डिस्प्ले सफेद हो जाता था। उसे लगता है कंप्यूटर में कोई दिक्कत है, तो वो बिस्तर पर रखे अपने लैपटॉप पे वीडियो चालू करता है। इस बार स्क्रीन लोड होने लगती है और तभी उसके कंप्यूटर पर एक वीडियो प्ले होता है जिसमें रोहित की आवाज सुनाई देती है, कैमरा बंद करो, मुझे कैमरे में मत देखो, कैमरा। आर्यन डर से कांपने लग जाता है और वीडियो में देखता है वो आज शाम का ही वीडियो है, लेकिन उसमें रोहित कहीं नहीं है, सिर्फ उसकी आवाज है। तभी कमरे में लाइट चली जाती है। आर्यन इस हादसे से डर जाता है, लेकिन उसे अभी भी कुछ टेक्निकल इशू लग रहा था। कुछ देर बाद कमरे में लाइट आ जाती है और वो इस बार वीडियो एडिट कर लेता है और उसे अपलोड भी कर देता है और चैन से सो जाता है। अगली सुबह होते ही वो सबसे पहले अपना वीडियो देखता है। उसका ये वीडियो अचानक वायरल हो गया था। उसके होश उड़ जाते हैं। उसे लगातार फोन कॉल आना शुरू हो जाते हैं। देखते ही देखते उस वीडियो से रातों रात स्टार बन जाता है। कुछ दिन बाद शहर में सभी वीडियो क्रिएटर एक पार्टी रखते हैं जिसमें आर्यन को आज वहां बेस्ट वीडियो क्रिएटर का अवार्ड मिलने वाला था। आर्यन तैयारी से वहां जाता है। पार्टी में उसे जब अवार्ड मिलता है तो वो बहुत खुश होता है। नाइस 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 नाइस। बट सबसे पहले आई वांट टू थैंक मी, क्योंकि अगर मैं ना होता तो आज ये क्रिएटर अवार्ड किसी और के हाथ में होता। मॉम, डैड, स्पेशल थैंक यू टू दैम। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो मेरे वाईफाई का रिचार्ज कराया था। नाउ आई एम लिविंग द लाइफ, सो कीप लव योरसेल्फ, स्टे वायरल, स्टे लेजेंडरी, योलो। वो सभी के साथ सेल्फी लेता है।
कुछ देर बाद जब वो फोटो देखता है तो वो देखता है उस सेल्फी में पीछे रोहित खड़ा हुआ है। वो वापस उस भीड़ में देखता है तो उसे वहां ताली बजाता हुआ रोहित दिखता है। रोहित को देखते ही उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। वो रोहित को देखता है कि उसके माथे से खून बह रहा था और उसकी आंखें पूरी लाल हो चुकी थी। रोहित धीरे धीरे उसके करीब आ रहा था। सभी लोग उसके जैसे ही पास आते हैं वो रोहित की तरफ इशारा करते हुए बताता है, वो रोहित यहाँ पे आ गया। देखो वो मुझे मारना चाहता है। लेकिन सामने कोई नहीं था और जब आर्यन उसे वो सेल्फी दिखाता है तो उसमें भी रोहित नहीं दिखता है। सभी उसके इस व्यवहार पर जोर जोर से हंसने लगते हैं और सभी को लगता है कि आर्यन फिर से कोई मजाकिया प्रैंक कर रहा है। नशे के कारण अब वो अपना होश खो रहा था। उस अंधेरी रात में वो घर जाने के लिए कैब बुक करता है। उसके पैर डर और नशे से अभी भी हिल रहे थे। तभी उसके सामने एक व्हाइट कार आकर रुकती है। वो कैब में जाकर बैठ जाता है और गाड़ी कुछ ही देर में स्पीड पकड़ लेती है और तभी आर्यन को अपने फोन की आवाज सुनाई देती है। वो फोन की स्क्रीन पर देखता है कि किसी अनजान नंबर से कई कॉल आए हुए थे। वो जैसे ही कॉल वापस लगाता है दूसरी तरफ से आवाज आती है, सर आप कहां पर हो? मैं आपकी लोकेशन पे खड़ा हुआ था। आर्यन का खून ठंडा हो गया था। वो देखता है कि कैब ड्राइवर कोई और नहीं रोहित ही था। वो अपनी गर्दन उल्टी घुमाकर कहता है, कैमरा बंद करो, मुझे कैमरे में मत देखो। आर्यन कुछ कर पाता उससे पहले कार की स्पीड बढ़ जाती है और कार एक बड़े खंभे में जाकर ठुक जाती है। वक्त कब किसके साथ क्या कर सकता है किसी को अंदाजा नहीं होता। कहते हैं जो रातों रात स्टार बनते हैं वो रातों रात डूब भी जाते हैं। आर्यन भी उसी सितारे की तरह था। कुछ दिनों बाद आर्यन की आंखें सिटी हॉस्पिटल में खुलती हैं। उसके पास कोई नहीं था। उसे अभी भी रोहित का डरावना चेहरा ही नजर आ रहा था। तभी वो बिस्तर से उठने के लिए अपने पैर बढ़ाता है तो पाता है कि उसके पैर टूट चुके हैं। इन सब के बाद वो अपनी गलती की माफी मांगने के लिए जब वो रोहित के ऑफिस में कॉल करता है तो उसे पता चलता है कि उस दिन ऑफिस में रोहित की एक जरूरी मीटिंग थी जिसमें वो लेट पहुंचा था, जिस कारण बॉस ने उसे जॉब से निकाल दिया था। यह बात उसे इतनी गहरी चुभी कि उसने अपने ऑफिस की दीवार में सर मार मार के अपनी खुद की जान ले ली थी। यह सुनकर आर्यन को सदमा लग जाता है और फिर रोहित वाली उस वीडियो को सोशल मीडिया से हमेशा हमेशा के लिए हटा देता है। लेकिन आजकल कहते हैं डिजिटल पाप कभी नहीं मिटते। पूरा साल व्यस्त रहने के बाद महेश को 15 अगस्त की छुट्टी पर अपने छोटे से परिवार के साथ लंबी सी छुट्टी पर जाने का मौका मिला। कहां घूमने जाना है इस बात को लेकर चारों सदस्यों के बीच में बहस चलती रही। महेश का 10 साल का बेटा यश गोवा जाने की जिद करता रहा तो उनकी बड़ी बेटी सोनम मनाली जाने की इच्छा जता रही थी। वहीं उनकी पत्नी पूनम अमृतसर घूमने का सुझाव देती थी। सबकी राय सुनने के बाद महेश ने अमृतसर से हिमाचल की तरफ जाने का रास्ता लिया। सुबह से दोपहर तक गाड़ी चलाने के बाद महेश की कार अमृतसर जामनगर हाईवे पर पहुंची। तभी महेश को कार के इंजन से धुआं निकलता दिखाई दिया।
गाड़ी रोककर जब उसने जांच की तो पता चला कि इंजन ओवरहीट हो गया है। पूनम, लगता है तुम्हारे मन की हो गई। अब हमें कुछ घंटे अमृतसर में ही रुकना पड़ेगा। अरे वाह, ये तो खुशी की बात है। चारों ने सबसे पहले गोल्डन टेम्पल देखा, और फिर जलियांवाला बाग पहुंचे। जलियांवाला बाग में घूमते हुए यश बहुत उत्साहित था। हर चीज को ध्यान से देखते हुए वह अपने पिता से सवाल करने लगा। पापा, यहाँ क्या हुआ था? कई सालों पहले बैसाखी के दिन जब यहाँ हजारों लोग इकट्ठा हुए थे, तभी एक अंग्रेजी जनरल ने अपनी फौज को गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। ये जो कुआं देख रहे हो ना, बहुत से लोग अपनी जान बचाने के लिए इसमें कूद गए थे। इतिहास बताते हुए महेश कहीं खोस आ गया था। यश पूरे ध्यान से उनकी हर बात सुन रहा था। घूमते घूमते शाम हो गई। वो सब कार में बैठने लगे। तभी पूनम ने महेश से पूछा, महेश, यश कहाँ है? वो तो तुम्हारे साथ ही था ना, ढूंढो उसे। महेश अचानक जैसे सुन्न हो गया। यश तो उसके साथ में ही था। उन्होंने साथ में ही दीवार देखी, वो कुआं देखा, लेकिन वो उसे अकेला कैसे छोड़ सकता है? महेश घबराकर बाग के अंदर भागता है। वो देखता है कि यश अभी भी वहीं है, उस दीवार के सामने खड़ा हुआ है। उसकी आंखें शहीदों के नाम पर टिकी हुई थी। इस घटना के बाद पूरा परिवार वहीं पास में एक होटल में रात गुजारने के लिए रुक जाता है। महेश अब तक खुद पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। वहीं पूनम शांति से सो चुकी थी। दूसरे कमरे में सोनम और यश थे। दिन भर घूमने के बाद सोनम गहरी नींद में थी। तभी यश उसे झंझोर कर उठाता है। दीदी, आपको गोलियों की आवाज आ रही है? वो देखो, उधर से भी धड़ धड़ धड़, वो देखो उधर से भी आवाज आ रही है। मुझे मुझे चारों तरफ गोलियों की आवाज सुनाई दे रही है। हर तरफ सिर्फ गोलियां चल रही हैं। यश, क्या हुआ? कहाँ से आवाज आ रही है? सो जा चुपचाप। वहाँ बाहर खिड़की से मुझे गोलियों की आवाज अभी भी आ रही है। देखो, वहाँ कोई जल रहा है। वो लोग चिल्ला रहे हैं। वो लोग चिल्ला रहे हैं, बचाओ बचाओ। वो मुझे बुला रहे हैं। दीदी। क्या है यश? कुछ भी तो नहीं है खिड़की के बाहर। क्या है यहाँ पे? दीदी, आपको आवाज नहीं आ रही क्या? दीदी, ध्यान से सुनो, ध्यान से। हाँ, आवाज आएगी दीदी, गोलियों की आवाज अभी भी आ रही है दीदी। हाँ सही, मैं सच बोल रहा हूँ दीदी। सोनम धीरे धीरे खिड़की के पास जाती है, लेकिन न वहां कोई इंसान दिखता है, न ही कोई आवाज सुनाई देती। तभी अचानक यश की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वह कांपते हुए दीवार की तरफ इशारा करता है। सोनम घबराकर जोर से चिल्लाती है, पापा, मम्मी, जल्दी आइए, देखो भाई को क्या हो गया है। पूनम और महेश भागते हुए कमरे में आते हैं। वे देखते हैं कि यश खिड़की के सामने एकदम शांत खड़ा है और पूनम बार बार उसे पुकार रही थी। यश की आंखें दूर शून्य में टिकी हुई थी। महेश धीरे धीरे उसके पास जाता है और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछता है, बेटा यश, क्या हुआ? यश जवाब दो। यश के हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे। महेश चिंतित होकर उसे थोड़ा जोर से पकड़ता है। अचानक यश की आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती है और वह बिजली की तेजी से महेश की गर्दन जकड़ लेता है। ए, तेरे को सुनाई नहीं दे रहा क्या? हाँ, मैं तब से बोल रहा हूँ, मुझे जाने दो। तुमको समझ नहीं आ रहा है क्या? हाँ,
मुझे 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 जाना है। मुझे मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। यश मेरी गर्दन छोड़ो यश, बेटा यश मेरी गर्दन छोड़ो बेटा। यश गर्दन छोड़ो मेरी। मुझे जाने दो। पूनम बचाओ। यश ने महेश की गर्दन को बुरी तरह से जकड़ रखा था। महेश की सांसें रुकने लगी थी। पूनम और सोनम घबराकर आगे बढ़ती हैं और मिलकर किसी तरह यश की पकड़ ढीली करने की कोशिश करती हैं। यश क्या हो गया तुम्हें? यश होश में आओ बेटा, ये क्या कर रहे हो? मुझे नहीं पता यहाँ क्या हो रहा है, मुझे कुछ भी नहीं पता। मैंने उससे पूछा तो वो कह रहा था यहाँ फायरिंग हो रही है, गोलियों की आवाज आ रही है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, यश अचानक जमीन से उठता है और तेजी से कमरे के बाहर चला जाता है। महेश और पूनम भी हड़बड़ाते हुए उसके पीछे दौड़ते हैं। बाहर घना अंधेरा था, हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। उनकी मदद के लिए कोई भी नहीं था। यश की रफ्तार तेज होती गई, वह कोहरे में खोता चला गया और अगले ही पल वह पूरी तरह गायब हो चुका था। महेश के दिमाग में अब सिर्फ यश की आवाज गूंज रही थी। महेश का अंदाजा सही निकला। यश भागकर जलियांवाला बाग में ही आया था। महेश और पूनम हड़बड़ाते हुए बगीचे के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। वहां तैनात चौकीदार से पूछने पर उसने बताया, ओ जी जब मैं दूसरी तरफ था, हो सकता है तब भागकर अंदर चला गया हो। वैसे बात क्या है जी? चौकीदार ने ध्यान से सुना, फिर दरवाजा खोलते खोलते बोला, ओ जी आप ना अपने बेटे को ढूंढो, तब तक मैं गुरुजी की मदद ले आता हूं जी। और हाँ, घबराना मत, वो हमको कुछ नहीं करेगा। महेश और पूनम के मन में एक सवाल उमड़ा, इस अनजान शहर में आखिर कोई उनकी मदद क्यों करेगा? लेकिन सोचने का वक्त नहीं था। महेश दाएं और पूनम बाएं तरफ यश को ढूंढने निकल पड़े। बाग में चारों तरफ सन्नाटा था, फिर भी ऐसा लग रहा था लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। चीखें, मदद की पुकार जैसे हवाओं में गूंज रही थी। खून के धब्बे चांदनी से चमक रहे थे, मानो इतिहास खुद को दोहरा रहा हो। महेश तस्वीरों वाले हॉल में पहुंचा। यश को पुकारते हुए उसकी नजर सामने जनरल की उस भयानक तस्वीर पर पड़ गई। तस्वीर की आंखें जैसे सीधे महेश को घूर रही थी। अचानक महेश को पीछे से एक डरी हुई आवाज सुनाई देती है, बचाओ! वो झट से पलटा, पीछे कोई नहीं था। फिर जब उसने दोबारा तस्वीर की तरफ देखा, जनरल गायब था। महेश की सांसें तेज हो गईं। वो हड़बड़ाकर बाहर भागा और जो उसने देखा उससे उसकी रूह कांप गई। यश कुएं के किनारे में खड़ा था। हवा तेज चल रही थी। पूनम भी दूसरी तरफ से यश को देख रही थी। महेश और पूनम धीरे धीरे आगे बढ़े कि तभी पीछे से एक गहरी आवाज आई, ओ जी रुको रुको। वो आवाज चौकीदार की थी, जो अपने साथ गुरुजी को लेकर आया था। गुरुजी ने सफेद कपड़े पहने हुए थे। उन्होंने धीरे धीरे यश के पास जाकर अपना रेशमी चंवर उसके माथे पर रखा। अगले ही पल यश का शरीर शांत पड़ने लगा, मानो तपती जमीन पर पहली बारिश गिरी हो। पूरे बाग में एक रहस्यमयी शांति छा गई। गुरुजी ने गहरी नजरों से महेश और पूनम की तरफ देखा और कहा, आपके बेटे का दिल बहुत मासूम है। यहाँ इस कुएं में कई मासूमों की जान गई थी। उनकी चीखें आज भी कुछ लोगों को सुनाई देती है। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनसे हमारा दिल गहरा संबंध जोड़ लेता है। यश के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। घबराइए मत, वो ठीक हो जाएगा। यश धीरे धीरे गहरी नींद में सो गया
और जब वो सुबह उठा, पूरा आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भरा हुआ था। पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा था। यश, महेश, पूनम और सोनम, उन चारों ने अमृतसर में ही रुककर झंडा वंदन किया और इस ऐतिहासिक धरती की कहानियों को समझा। उस दर्द को महसूस किया जो एक पूरी पीढ़ी ने झेला था। आज जलियांवाला बाग कांड को 106 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन आज भी अंग्रेजों की इस खौफनाक हरकत को याद कर रूह कांप उठती है। हत्याकांड में सैकड़ों लोगों की जान गई थी, लेकिन इसका असली आंकड़ा आज तक पता नहीं लग सका है। नरसंहार को आज 106 साल हो गए हैं। ब्रिटिश सरकार के इस भयानक कारनामे के जख्म आज भी वहीं दीवारों पर मौजूद है। ब्रिटिश सैनिकों द्वारा जब गोलाबारी की गई थी, तब कई सारी गोलियां दीवारों में जा घुसी थी। इन गोलियों के निशान आज भी संरक्षित किए हुए हैं। वहां बने स्मारक में शहीदों को समर्पित 3 गैलरियां भी बनाई गई हैं, जिसमें उनकी प्रतिमाएं लगाई हैं। और कुछ सालों बाद भारतीय क्रांतिकारी उधम सिंह ने 13 मार्च 1940 को ब्रिटिश भारत में पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर को मारकर उसे उस गलती की सजा दी। आज उधम सिंह को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे महत्वपूर्ण क्रांतिकारियों में से एक के रूप में याद किया जाता है। वो एक ऐसे देशभक्त थे जिनके बारे में सभी को जानकारी होनी चाहिए और हमें इस आजादी का सम्मान करना चाहिए। मेरे प्यारे देशवासियों, देश के इस 78वें स्वतंत्रता दिवस पर आप सभी को मेरी हार्दिक बधाई।